Rachita, your answer is correct. हाँ, Chetna and Anjana, your answer is correct. सही. Yes, Gauri, your answer is correct. Gautam, your answer is correct. हाँ, सही है. समृद्धि, your answer is correct. प्राची, your answer is correct. सही है, सही कर रहे हो आप लोग सब लोग. हाँ, अनिका, your answer is correct. आदर्श, your answer is correct. Okay, many answers I have got. बाकियों के भी आ ही जाएंगे. I will explain this question. देखो कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होता है. ये बोल रहा है कि अगर इस तरह से कोई प्लेटफॉर्म है ना, कि देयर इज अ प्लेटफॉर्म. हाँ, अनाया, योर आंसर इज करेक्ट. कि अगर कोई भी इस तरह से आपका कोई प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है ना, कि प्लेटफॉर्म जो है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह से ब्लॉक रखा हुआ है और ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ऑसिलेट कर रहा है ना, बिटवीन प्लस ए एंड माइनस ए. तो ये इसने बोला है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जस्ट स्टार्ट टू स्लिप. कि भाई किस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पे जस्ट ये स्लिपिंग करना स्टार्ट कर देगा. तो हम लिखेंगे कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्लिपिंग. कि भाई इस केस में कंडीशन फॉर स्लिपिंग क्या हो जाएगी, है ना, कि कंडीशन फॉर स्लिपिंग पहले लिख लेंगे हम इसमें. राइट. तो कंडीशन ऑफ स्लिपिंग ये हो जाएगा कि इस पूरे प्रोसेस में जो मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा एफ मैक्स एसएचएम का, दैट शुड बी इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन. ये कंडीशन हो जाएगी. ये तब स्लिप करेगा जब एसएचएम में मैक्सिमम फोर्स जो होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा, है ना, उस फ्रीक्वेंसी पे स्लिप कर जाएगा. तो एफ मैक्सिमम एसएचएम में हम जानते ही हैं भाई, एक्सलेशन मैक्सिमम जो वो होगा तभी तो एक्स मैक्सिमम होगा. एक्सलेशन की वैल्यू होती है मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए. जब ये यहाँ पे होता है, एक्सट्रीम माइनस या प्लस कहीं भी हो सकता है, उस टाइम एक्सलेशन मैक्सिमम होती है. तो अगर एक्सलेशन मैक्सिमम ये है तो जो फोर्स मैक्सिमम होगा उसकी वैल्यू मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर ही हो जाएगा. एम इसका मास है. ये कंडीशन आप सेटिस्फाई कर दो तो एफ मैक्सिमम की वैल्यू आपकी आ गई एम ओमेगा स्क्वायर ए. दैट शुड बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका म्यू एम जी होता है. यहाँ से एम एम कैंसिल, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी. ओमेगा आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू जी बाई ए. लेकिन ध्यान रखना ये ओमेगा आंसर नहीं है, बिकॉज ओमेगा इज नोन एज ए एंगुलर फ्रिक्वेंसी. कि जो ओमेगा होता है क्या होता है, बेसिकली आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है. और यहाँ इसने फ्रिक्वेंसी पूछा हुआ है. फ्रिक्वेंसी का मतलब जो होता है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, ये पूछा हुआ है. और 1 अपॉन टाइम पीरियड का मतलब ओमेगा बाई 2 पाई पूछा हुआ है. तो हमेशा ध्यान रखना फ्रिक्वेंसी वर्ड है ना, इसका मतलब ओमेगा नहीं होता है, ये एफ होता है. तो एफ इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ओमेगा की वैल्यू आप निकाल ही चुके हो. तो इस एंगुलर फ्रिक्वेंसी को विल सब्स्टिट्यूट हियर. तो आपका आंसर आ गया कि 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू जी बाई, है ना. मीन्स इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन इज करेक्ट. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के सही आंसर है इसमें. ये आपका आंसर आ गया म्यू जी अपॉन एफ. ठीक है, ये आपका गया इस तरह से.
तो दिस वे वी कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, है ना। तो ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर होता है, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हमेशा आते हैं, है ना। ये ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाएंगे। हाँ वेलोसिटी निकाल लो, बात है कि, लेकिन स्लिपिंग का जो मतलब है ना वो फोर्स से ही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ही है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ही करेंगे हम इसमें, है ना। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ही हम कर देंगे इसमें। एफ एल मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ सब्सक्रिप्शन में एल है, तो दिस इज नोन एज ए लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये हम लॉज ऑफ मोशन में जानते हैं कि जब भी कोई फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन की इक्वल होती है तो बॉडी स्लिप करती है ना। कि जस्ट स्लिपिंग का केस है, तो जो भी फोर्स मैक्सिमम लग रहा होगा इससे में, क्योंकि वेरिएबल होता है ना, तो हर जगह पे फोर्स अलग अलग होगा, तो सबसे ज्यादा इसके चांसेस यहाँ एक्सट्रीम पे स्लिप करने के होंगे। अगर वहां स्लिप नहीं किया तो कहीं स्लिप नहीं करेगा, है ना, क्योंकि वहीं पे फोर्स मैक्सिमम होता है। तो इसलिए मैंने एफ मैक्सिमम का एफ एल ले लिया इसमें। बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन, हरिप्रिया, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, है ना, कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इज नोन एज ए लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। ये आप पाएगा, ये हम कर सकते हैं, है ना? तो आपका गया, तो इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। हाँ यू कैन गो फॉर, ये मत करो पहले, आप पहले ये क्वेश्चन कर लो, आप यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे एक डाटा मिसिंग है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। दिस टाइम इज 8 सेकेंड, है ना, उसके बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। दिस इज 8, दिस इज 4, वो क्वेश्चन है मिसिंग। दिस इज रिलेटेड टू द ग्राफ। हाँ सारा योर आंसर इज करेक्ट, अंजना एंड गौरी योर आंसर इज करेक्ट, रचिता योर आंसर इज करेक्ट, है ना। वही तो मैंने बोला, इसमें तो कुछ ऐसा फैक्चुअल चीज होता ही नहीं। समृद्धि, चेतना योर आंसर इज करेक्ट। दिस इज नॉट लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की कोई फैक्चुअल चीज इसमें होगी, है ना। इसमें तो बस बेसिक कंसेप्ट है, बार बार उसी को यूज करना है अपने। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको आते जाएगा। रचिता योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। आदर्श सही है आपका। अनिका करेक्ट आंसर है आपका।
है ना? Anaya, your answer is correct. Rohan, your answer is correct. Devishi, your answer is correct. सही है, your answer is correct. सही है, many people has got the correct answer, so I will explain it. है ना? देखो कुछ नहीं इस क्वेश्चन में है, आप देखो ये x की इक्वेशन आपको दी हुई है ना? आंसर जो दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है x का दिया हुआ है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 1 है सेंटीमीटर, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 8 सेकेंड है। तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो वी कैन फाइंड आउट द ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू आपकी पाई बाई 4 हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड, है ना? इसके बाद आप एक्स के इक्वेशन देखो, साइन के फॉर्म में है, तो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आप ये लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, है ना? लिख सकते हो ना, इसका ये साइन के फॉर्म में है, तो इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, वो आपका आ जाएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सलेशन आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। तो एक्सलेशन तो आपको निकालना है, तो साइन की इक्वेशन एक्स की दी हुई है आपको, एक बार डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी आ गया, एक्सलेशन आ गया। अब इसमें वैल्यूज आप पुट कर दो, बस यही तो करना है आपने। माइनस ओमेगा स्क्वायर पाई बाई 4, मतलब पाई स्क्वायर बाई 16 आ गया। एम्पलीट्यूड इज 1 सेंटीमीटर, 1 पुट कर दिया, मतलब एम्पलीट्यूड अगर सेंटीमीटर में आपने लिया है तो यहाँ भी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, इंटू साइन ओमेगा टी, है ना? साइन इंटू ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू इसने पाई बाई 4 दी हुई है, और किस टाइम पे पूछा गया है? 4/3 सेकेंड, है ना? इसमें ऐसा कुछ दिक्कत है ही नहीं, 4/3 सेकेंड्स। तो यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, और साइन पाई बाई 3 मीन साइन 60 डिग्री, वो √3/2 होता है। तो यहाँ से आपका आ गया माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू आपका पाई बाई 3, 60 डिग्री, √3/2 आ जाएगा, है ना? तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो नेगेटिव आंसर आपके दो हैं, बी एंड डी, है ना? लेकिन बी में √3 वाला टर्म नहीं है, डी में है, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, बहुत क्लोज ऑप्शन है सारे, तो इस तरह से हम कर सकते हैं इजीली। मेंशन नहीं किया है इसलिए हमने इनिशियल फेज को 0 मान दिया। हाँ, इनिशियल फेज 0 है ही, देखो आप इसमें इनिशियल फेज इसलिए 0 है क्योंकि टाइम इक्वल टू 0 पे एक्स की वैल्यू 0 है ना। हाँ सर, टाइम इक्वल टू 0 पे अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो इनिशियल फेज की वैल्यू 0 होगी। यस इक्वेशन में एंड पहला डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन। हाँ, मतलब ग्राफ अगर इसमें अगर ऐसा होता, अगर इनिशियल फेज 0 नहीं होता तो कुछ ऐसा ग्राफ दिया होता आपको, लेकिन अगर ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है मतलब इनिशियल फेज 0 है ना। इनिशियल फेज 0, अगर इनिशियल फेज 0 नहीं होता तो टी इक्वल टू 0 पे कुछ इसकी वैल्यूज होती है एक्स की, है ना? तो फिर वो लिखते हैं हम इसमें, है ना? तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये डी ऑप्शन आपका आ गया। तो ग्राफ के ऊपर इस तरह से क्वेश्चंस आपको आएंगे, है ना? तो काफी लोगों ने सही आंसर निकाल लिया था, सब निकाल लोगे आप। आज की क्लास के बाद पिछली तीसरी क्लास क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपको, जो हमने पढ़ा है ना? इसलिए मैंने आज पॉज ले लिया। नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। आज इसलिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, वैसे भी अभी जल्दबाजी नहीं है कोई, क्योंकि एसएचएम का टेस्ट तो बहुत दिन बाद में है अभी। Okay, you can go for this question. Though it is सर टेस्ट में पूरा चैप्टर आएगा एसएचएम का? हाँ पूरा आएगा पूरा। क्या डेट है आपके एसएचएम के टेस्ट की? 25 जुलाई। हाँ हाँ, 25 जुलाई को तो पूरा आ जाएगा, है ना? 25 जुलाई तक पूरा कर लेंगे हम।
Sarah and Atharva, your answers are correct. A760, Meet, your answer is correct. रचिता सही आपका आंसर. चेतना सही है. आदर्श, गौरी, your answers are correct. Rohan, your answer is correct. सही है ना, मोस्टली स्टूडेंट है. हाँ गौतम सही है आपका आंसर. है ना, इसलिए हम कर सकते हैं इससे. सही बता रहे हैं सब लोग, है ना, कि बी ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं एवरीवन, है ना, कि बी ऑप्शन आपका सही होगा. बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है. श्रुति, योर आंसर इज करेक्ट. है ना, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है. के मैक्स जो होती है वो यही तो होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर. है ना भाई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वही होती है जो मैकेनिकल एनर्जी होती है. वो जो ग्राफ से आपने पढ़ा था, इसमें वैल्यूज पुट कर दो आप, तो आप देखो ये 6 इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा और ये इसका ओमेगा हो जाएगा. इसकी जरूरत ही नहीं है आपको. एनर्जी को इनिशियल फेज से कोई मतलब नहीं होता है. हाफ एम, एम की वैल्यू इसने 1 kg दी हुई है, ओमेगा स्क्वायर में 100 स्क्वायर हो गया. इनटू एम्पलीट्यूड जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है. हाँ, लेकिन आंसर जूल में आ रहा है, तो एम्पलीट्यूड को कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये ध्यान रखना बस में. वाई अगर सेंटीमीटर में है तो ये एम्पलीट्यूड भी सेंटीमीटर में होगा डायमेंशनल एसेस से. तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा. ये कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको. तो 6 इंटू 10⁻²² हो जाएगा आपका होल स्क्वायर. है ना, तो इससे सॉल्व कर लो. तो इससे सॉल्व करोगे तो 18 जूल आपका आंसर आ जाएगा. तो 18 जूल इज द करेक्ट आंसर. है ना, तो इजी क्वेश्चन था ये तो. है ना, इसमें कुछ ऐसा था नहीं, बस वही जानना था आपको कि के मैक्स की वैल्यू वही होती है जो मैकेनिकल एनर्जी होता है. के मैक्स एंड यू एम मैक्स भी यही होता है. यही चीज टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, क्योंकि एक चीज जब मैक्सिमम होगा तो दूसरी जीरो हो जाएगी. हाँ, कि कोई भी एक चीज मैक्सिमम होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी जीरो हो जाएगी. ये हम कर सकते हैं. ठीक है, क्या कर सकते हैं. तो वी हैव डन दिस. ओके, नेक्स्ट में जाते हैं. हाँ, आई कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन.
हाँ, सारा एंड प्राची, योर आंसर इज करेक्ट, है ना। सेम क्वेश्चन अभी जो आपने सॉल्व किया कुछ देर पहले, है ना। आदर्श, योर आंसर इज करेक्ट। Sir, can you show previous question solution? क्या बोल रहे हो बेटा? सर आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन दिखाएंगे प्लीज। अभी दे दो, वेट फॉर अ मोमेंट, ओके सर। वेट फॉर अ मोमेंट, अभी दिखाता हूँ। Smriti, your answer are correct. हर्षद, अनिका सही है। हाँ अदिति, योर आंसर नाउ इज करेक्ट, नाउ रिकर्सिव। रचिता बेटा ये आंसर नहीं आ रहा है अभी। पेनल, योर आंसर इज करेक्ट। थैंक यू सर। ओके, चेतना सही है अब आपका आंसर, नाउ आंसर इज करेक्ट। शांतनु, योर आंसर इज करेक्ट। नेत्रा सही है आपका आंसर। ठीक है ना, काफी लोग सही बता रहे हैं, है ना। योर आंसर्स आर करेक्ट ऑलमोस्ट, है ना। तो इसको हम करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन हो गया, समवन हैज आस्क्ड टू इसको फिर से शो करना है, तो इसलिए मैंने किया आपको। इस क्वेश्चन को हम हो गया। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सही बताया आपने, मोस्ट सबके आंसर सही हैं आपके, है ना। बिल्कुल एकदम सिमिलर कंसेप्ट में था, सी ऑप्शन सही आ रहा है। कुछ नहीं है, हम यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन फॉर नॉट स्लिपिंग। हाँ रचिता, अब आंसर सही है आपका। हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज द डज नॉट स्लिप, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर नॉट स्लिपिंग। We'll write the condition for not slipping, कि अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है तो उसकी कंडीशन क्या होगी। तो वही एफमैक्स का कंसेप्ट, कि अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है तो एफमैक्स का कंसेप्ट आ जाएगा, कि अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है देन एफमैक्स should be equal to should be less than or equal to limiting friction, है ना। क्योंकि स्लिप नहीं कर रहा है तो कम होना चाहिए, जस्ट इक्वल होना चाहिए। तो एफ मैक्स की वैल्यू अभी हम जानते थे कितनी होती है, एम ओमेगा स्क्वायर ए, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एम जी, है ना। सेम वही क्वेश्चन है ऑसिलेशन वाला जो अभी थोड़ी देर पहले आपने किया। यहाँ से एम एम कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका एम्पलीट्यूड अब आपको निकालना है। एम्पलीट्यूड शुड बी लेस देन और इक्वल टू द, है ना, आपका आपका ये आ गया, एम्पलीट्यूड शुड बी लेस देन और इक्वल टू द म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो एक्चुअली एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू मींस वी कैन सिंपली राइट म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर, है ना। वैल्यूज आप पुट कर दो। ओमेगा के लिए इसने टाइम पीरियड दिया हुआ है,
मास हैज नथिंग टू डू, टाइम पीरियड दिया हुआ है तो इससे ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टी होता है, तो टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड है तो ओमेगा की वैल्यू पाई आ जाएगी, बस वैल्यूज पुट करना है। ये 2/5 हो गया, ये आपका 10 हो गया और ये पाई स्क्वायर हो गया, है ना। और ये ध्यान रखना कि एम्पलीट्यूड जो आएगा, है ना, वो आपका, है ना, इस तरह से हम निकालेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। सर 2 पाई/टी होगा ना, 2 पाई, होगा ना ओमेगा। अच्छा अच्छा सॉरी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी, 2 पाई/टी, हाँ सही है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी होगा, तो टी की वैल्यू पुट कर दो, तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है आप देखो, 2 पाई/टी 0.5 हो गया, मतलब ये 4 पाई आ रहा है ओमेगा, है ना। तो यहाँ पे आप कर लो इसे 16 कर लो, है ना, तो इससे आपका आंसर हो जाएगा। सही कर रहा हूँ ना मैं, थोड़ा चेक कर लो। यस सर। तो इसको सॉल्व करोगे तो मीटर में आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब ये चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कैलकुलेशन है। कंडीशन फॉर स्लिपिंग, कंडीशन फॉर नॉट स्लिपिंग, है ना, इसके ऊपर कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जस्ट राइट इट डाउन। ठीक है, तो ये हमने कर लिया इस तरह से, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है देखते हैं। 1 बाय 1 एक से एक क्वेश्चन आते जाएंगे आपके पास, ये तो अभी थोड़ी देर बात करेंगे क्योंकि आप कर लोगे इजी, ये आप पहले भी कर चुके हो, वी हैव डन इट ऑलरेडी, ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं, है ना, ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं, है ना। ओके, यू कैन गो फॉर, या इसके पहले मैं कुछ फंक्शंस वाले क्वेश्चन दे देता हूँ आपको मैं, वेट फॉर ए मोमेंट, हाँ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ सिंपल सी है, सिंपल सी चीज है, कंडीशन फॉर जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग एंड नॉट स्लिपिंग और लिमिटिंग केस ही होता है ना, वो लिमिटिंग केस ही होता है। बेटा अभी इस क्वेश्चंस के बाद आई शो द प्रीवियस स्लाइड। अब ये थोड़ा फेज डिफरेंस हम कैसे निकालें दो एसएचएम के बीच में। हाँ सारा योर आंसर इज करेक्ट।
Samriddhi, answer is correct. Meet, your answer is correct. Harshad, now your answer is correct. आदर्श, सही आपका आंसर। योर आंसर इज करेक्ट। आदिति, सही है आपका आंसर। ओके, है ना, काफी लोगों के सही आंसर आए हैं, सो आई विल एक्सप्लेन। रोहन, योर आंसर इज करेक्ट। है ना, तो देखो इसमें कुछ नहीं है। इफ यू गो फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, है ना, तो हम इसमें पहले तो हम समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम फेज। है ना, सेम फेज का मतलब होता है एक साथ हर जगह पे पहुंचना। फेज का मतलब एंगल ही होता है, बेसिकली एंगल ही निकालना होता है। तो सेम फेज का मतलब है कि जब भी हम बात करेंगे कि दोनों पार्टिकल जो होते हैं वो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। सेम फेज में ऑसिलेट करने का मतलब है कि अगर ये प्लस ए है और ये माइनस ए है, एंड ऑरिजिन पे अगर दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2, तो दोनों राइटवर्ड ही जा रहे होंगे और एक साथ दोनों हर जगह पे एम्पलीट्यूड पे ही पहुंच जाएंगे 1 एंड 2। है ना, मतलब जब भी पहुंचेंगे तो एक साथ अपने ऑसिलेट करेंगे। तो ऑब्वियस बात है, इस तरह से होता है तो सेम फेज होता है ना, कि एक साथ ऑरिजिन में होंगे, राइटवर्ड जा रहे होंगे, फिर एक साथ एम्पलीट्यूड पे पहुंच जाएंगे, फिर रिवर्स टर्न आएंगे तो लेफ्टवर्ड मूव करेंगे, फिर माइनस ए पे पहुंचेंगे। तो सेम फेज में जब पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं तो इसका फेज डिफरेंस 0 होता है। कि अगर दोनों का फेज सेम है तो इसका फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं बोला हुआ, इसने बोला हुआ है कि दोनों की सेम एम्पलीट्यूड है एंड सेम फ्रीक्वेंसी है along the same line। सब चीजें इंपॉर्टेंट है। दे पास ईच अदर, हाँ रचिता, नाउ योर आंसर इज करेक्ट। दे पास ईच अदर while going in opposite direction every time when displacement is half the amplitude। ये सारी कंडीशन आपको लेनी है इसमें कि डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड। है ना, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको फेजर डायग्राम से सॉल्व कर लो, आसान रहेगा। है ना, कि फेजर डायग्राम से इजीली हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप एक सर्कल बना लो यहाँ पे। फेजर का मतलब होता है एक सर्कल बना लेना ऐसे। है ना, कि जस्ट आप यहाँ पे क्या बना लेते हो, बेसिकली आपका एक सर्कल। है ना, कि यहाँ पे जस्ट आप इस तरह से एक सर्कल बना लो। हाँ, ये आपने सर्कल बना लिया कोई, है ना, कि इस तरह से आपने यहाँ पे कोई सर्कल इस तरह से प्लॉट कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसमें कंडीशन क्या दी गई है। तो इसमें ये दिया गया है कंडीशन, है ना, कि जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो एक लाइन आप यहाँ खींच लो और एक लाइन ऐसे खींच लो। ये दो लाइन खींच लेते हैं इसमें। तो एक पार्टिकल जो फर्स्ट था वो राइटवर्ड जा रहा था और सेकंड जो पार्टिकल था वो लेफ्टवर्ड जा रहा था ऐसे। और ये कहाँ पे जब ऐसे क्रॉस कर रहे थे दोनों, जब ये a/2 है ना, कि जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी इसके लिए आपकी a/2। तो बस फेजर आप बना लो कि भाई फर्स्ट पार्टिकल जो कि राइटवर्ड जा रहा था इसका सर्कुलर मोशन वाला पॉइंट यहाँ पे होगा और सेकंड पार्टिकल जो लेफ्टवर्ड जा रहा था इसका सर्कुलर मोशन वाला पॉइंट यहाँ पे होगा। है ना, तो मतलब
फेस डिफरेंस का मतलब एंगल डिफरेंस ही होता है, तो इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे, एंड इसको हम यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो पूरा एंगल होगा यही फेस डिफरेंस होगा, पूरा एंगल ऐसे। तो पूरा एंगल आप निकाल लो, है ना, कि जस्ट में यहाँ पे अलग से अगर डायग्राम ना हो, तो जस्ट आपने ऐसा बोला हुआ है, ये चीज, एक ये चीज, और यहाँ पे a/2 है आपका। तो ये जो पूरा एंगल दोनों के बीच में होगा ये फेस डिफरेंस होगा। तो एंगल हम निकाल सकते हैं, इसने बोला हुआ है कि हाइपोटेनस तो ये होता है इसका, ये a/2 है ना। तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस लेंगे तो कॉस की वैल्यू हाफ आ जाएगी, मतलब ये वाला एंगल जो होगा ना ये π/3 हो जाएगा, और ये एंगल अगर π/3 होगा तो ये भी एंगल π/3 हो जाएगा। तो टोटल एंगल दोनों के बीच में 2π/3 हो जाएगा, ये आपका डी ऑप्शन आ गया। तो ये मेथड होता है फेस डिफरेंस निकालने का, है ना, कि फेस डिफरेंस निकालने का ये मेथड होता है। तो 2π/3 इज द करेक्ट आंसर। तो इसी से आप यूज करना, अदरवाइज तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, पिनल योर आंसर इज करेक्ट नाउ। तो 2π/3 आ गया, है ना। फेस डिफरेंस 0 होने का मतलब है कि एक साथ हर जगह पे रहना है ना, और फेस डिफरेंस होने का मतलब है कि अलग अलग मिसमैच में मूव करना, है ना, कि मिसमैच में मूव करना। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। π/3 में बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि ये ट्राइंगल में इसका बेस a/2 है ना, और हाइपोटेनस ये इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ देयर एम्पलीट्यूड, है ना। तो यहाँ पे हम cos थीटा यूज कर लेंगे। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो a/2 आ जाएगा, या हाफ आ जाएगा। तो cos थीटा हाफ होने का मतलब होता है थीटा की वैल्यू आपकी जो हो गई वो आपकी 60 डिग्री हो गई, या π/3 रेडियन हो गया, है ना। तो फेस डिफरेंस को हमेशा हम रेडियंस में लिखते हैं, है ना। तो ये हम कर सकते हैं, तो इसलिए हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये फेजर डायग्राम बड़ा एक इंपॉर्टेंट टूल है। जब सर क्लास के बाद ये सारे क्वेश्चंस ग्रुप पे भेजोगे क्या आप? हाँ, ग्रुप में भेज दूंगा मैं आपको, ओके, थैंक यू सर। है ना। ठीक है ना, ये हमने कर लिया इस तरह से, राइट। तो ये आपका हमने डिस्कस कर लिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फेस डिफरेंस। तो 1 बाय 1 हम थोड़े से कंसेप्ट को ही डिस्कस करेंगे। तो देखो ये चीज़ मैं आप कैसे थ्योरी में थोड़ी पढ़ाऊंगा, ये थ्योरी है, लेकिन मैं थ्योरी में नहीं पढ़ा सकता, इसको न्यूमेरिकल के थ्रू पढ़ना होता है। तो फिजिक्स में 50% तो थ्योरी हम पढ़ते हैं, 50% थ्योरी हम न्यूमेरिकल के थ्रू पढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल के थ्रू भी थ्योरी डिस्कस होती रहती है। ये आपका आएगा, ये आपका ये भी डिस्कस करेंगे, ये भी करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस पे आ जाऊँ जरा, एक पर्टिकुलर नेचर के क्वेश्चंस हैं वो आप क्या है। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। कौन सा फंक्शन एसएचएम रिप्रेजेंट करेगा। बेटा श्रेया, फिर से जब आएगा ना ऐसा क्वेश्चन तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको, सारा योर आंसर इज करेक्ट। आदित्य, योर आंसर इज करेक्ट। गौरी सही है।
Meet, your answer is correct. Others, your answer is correct. Devishi, your answer is correct. Devesh and Rohan, your answer is correct. रचिता, सही आपका आंसर है. श्रुति, सही आपका आंसर. ठीक है ना, काफी लोगों ने सही किया है. तो देखता मैं चेक करता हूँ इसे, है ना. काफी लोगों के आंसर्स जो हैं वो सही आ रहे हैं. और ऋतिका, योर आंसर करेक्ट. ऋतिका, योर आंसर्स आर करेक्ट. देखो 1 by 1 अगर मैं चेक करूँ ना, तो इसको मेथड ये होता है कि कुछ एलिमिनेट करो, कुछ सिलेक्ट कर लो पहले. तो जैसे किसी भी फंक्शन में अगर साइन या कॉस नहीं है ना, तब तो एसएचएम हो ही नहीं सकता वो. तो फोर्थ तो एसएचएम नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज नॉट अ साइन और कॉस फंक्शन. एसएचएम के लिए साइन या कॉस फंक्शन होना जरूरी है. साइन के हायर ऑर्डर के फंक्शन भी एसएचएम नहीं होते हैं, है ना. कि जो साइन के हायर ऑर्डर के कोई फंक्शंस होते हैं, स्क्वायर ओमेगा टी, क्यूब ओमेगा टी, ये भी एसएचएम नहीं होते हैं. अब बाद में चेक करेंगे तो आ भी जाएगा आपको, ये भी नहीं है एसएचएम, है ना. तो दो एसएचएम नहीं हो सकते. अब आपके पास चॉइस फर्स्ट एंड थर्ड पे है, तो थर्ड तो 100% एसएचएम होगा, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही है इक्वेशन का. ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ना, जो हम जानते हैं, है ना. ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन अगर है तो ये तो एसएचएम होगा ही होगा, है ना. अब आपको डाउट सिर्फ इसके बारे में कि ये एसएचएम है या नहीं. भाई ये दोनों हो नहीं सकते, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है. ए साइन या कॉस के एक्स माइनस वो 5 माइनस ओमेगा टी, माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता है, बाहर माइनस साइन भी लगा दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा उससे. तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, इसलिए एसएचएम होगा. फर्स्ट जो है ना, एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम है ना. तो इसको चेक करना होता है कि एसएचएम है या नहीं, फर्स्ट वाला जो है. सेकंड एंड फोर्थ क्यों नहीं होगा मैं बता रहा हूँ बेटा. हाँ गौतम, अब आपका आंसर सही है. सेकंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि फोर्थ में तो साइन या कॉस फंक्शन है ही नहीं. तो एसएचएम हमेशा साइन या कॉस फंक्शन होता है, तो इसलिए फोर्थ नहीं होगा. थर्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पावर है ना. जब भी पावर होती है ना, स्क्वायर या क्यूब या फोर, तो एसएचएम नहीं होता है ना. वो एसएचएम नहीं होता है आपके, है ना. तो ये सेकंड फोर्थ इसलिए नहीं होंगे, लेकिन मैं बताऊंगा कि चेक कैसे करेंगे हम इसे, है ना. मेन जो चीज है वो तो जस्ट मैंने देख के बता दिया कि ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. थर्ड होगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी को चेक करेंगे. तो कंडीशन फॉर एसएचएम हम अप्लाई कर देंगे कि कोई भी एसएचएम तभी होगा जब वो कंडीशन फॉर एसएचएम को सेटिस्फाई करेगा. और कंडीशन फॉर एसएचएम जो होता है ना, वो ये होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई शुड बी इक्वल टू 0. कि कोई भी फंक्शन अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तभी वो एसएचएम होगा, है ना. ये तभी एसएचएम होगा तो जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. रोहित झा, और आंसर इज करेक्ट. तो इसको चेक करना पड़ेगा मुझे नहीं पता कि एसएचएम है या नहीं. तो बाकी के बारे में तो श्योर हो गया कि ये दोनों नहीं है. फर्स्ट के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं इसको चेक करता हूँ. तो चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन जो भी दिया हुआ था इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दूंगा. तो y इक्वल टू आपका आ गया साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी.
तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी आपका आ जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ये प्लस साइन आ जाएगा, प्लस ओमेगा sin साइन आ ओमेगा जाएगा। टी। फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर दो आप इसे, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, तो फिर से ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना, कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव ये आ गया। तो अब इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो कि यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो और यहाँ से y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अगर ये 0 आ जाता है मीन्स SHM है ना, और आपके पास कोई तरीका नहीं है ना, तो SHM है। अगर ये 0 आता है तो आ ही रहा है 0, क्योंकि इनफैक्ट आप देखो ये टर्म और y वाला टर्म अपोजिट ही तो है। अगर ओमेगा स्क्वायर में कॉमन ले लूँ यहाँ पे, तो है ना कि यहाँ से अगर मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये आपका कॉस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा है ना, तो इसका जस्ट अपोजिट है, तो प्लस करके दोनों 0 हो जाएंगे, तो हो गया, है ना। तो जस्ट हम लिख सकते हैं इसे, ये आपका इस तरह से आ गया, राइट। तो मतलब फर्स्ट भी SHM है, तो फर्स्ट SHM है, थर्ड SHM है, तो फर्स्ट एंड थर्ड SHM होंगे। अगर आप इसको चेक करोगे तो ये SHM को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस इक्वेशन को, तो ये SHM नहीं होगा, है ना, कि नहीं करेगा, उसमें इस तरह से 0 नहीं आएंगे। तो इस तरह से हम चेक कर लेते हैं, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, है ना। तो इस तरह से आप SHM को वेरीफाई करते हो। ओके, है ना, ये आपका आ गया। ओके, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पे जो आपको मेन करना है इसमें, है ना। ये तो देखो कोई इसमें तो सोचना ही नहीं कुछ भी, जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करो तो आप इजीली कर सकते हो इसे, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा इसका, है ना। तो 1 मिनट में आ जाएगा। अभी तो कोई किया आपने सेम क्वेश्चन, है ना, सही है। सर ए वाला। हाँ ये सही होगा, सबका सही है, राधा हाँ साहिल सर यही होगा। आदर्श, ये सही होगा। अभी तो आपने किया कि ये फंक्शन SHM होता है ना। अजय गौतम सबके सही है, पिनल सबके सही आंसर है। इसका आंसर तो सीधे ये हो जाएगा, ये वाला जो होगा वो SHM होगा। बी नहीं होगा क्योंकि हायर ऑर्डर है, इसमें ओमेगा अलग अलग है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी है। सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, इसमें भी ओमेगा अलग अलग है। मतलब अगर आप सेटिस्फाई करोगे तो नहीं सेटिस्फाई होगा, ये भी गलत हो गया। तो ये सर एम्स में भी इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, मतलब the है ना, वैसे तो दोनों SHM मतलब इन द both the equation अगर ओमेगा डिफरेंट हुआ सो कंफर्म वो नहीं होगा SHM। हाँ बोल सकते हैं, वैसे बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। जैसे सिंगल करेक्ट है ना, तब तो मुझे पता है कि अगर एक हो गया है तो बाकी सारे गलत ही होंगे, है ना। लेकिन अगर मल्टीपल टाइप का कुछ चीज आ जाता है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। वैसे ओमेगा डिफरेंट तो नहीं होता है, आप चेक भी करोगे तो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो सर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है या कि हमें अज्यूम ही करना है कि अगर SHM का इक्वेशन दिया है तो वो डिस्प्लेसमेंट का ही दिया है। हाँ हाँ, SHM इक्वेशन है ये, फंक्शन रिप्रेजेंट द, कौन सा रिप्रेजेंट करता है ये, सारे वही एक्स हैं, एक्स दिया हुआ है। तो जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो इक्वेशन होंगे, अगर सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। तो आपको पहले ही पता है कि सेटिस्फाई तो करता है, तो आपने फर्स्ट ऑप्शन कर दिया, बाकी गलत हो गया, क्या आंसर आ गया। बाकी ये सारे पीरियडिक होते हैं लेकिन SHM नहीं होते हैं, है ना। पीरियडिक तो होते हैं लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होते हैं। तो ये आप इजली कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो है, जो आपको थोड़ा सा जानना होता है, वो भी मैं शेयर करता हूँ अभी। चला गया वो क्वेश्चन, वो एक्चुअली करवाना जरूरी है मुझे।
हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन. दिस इज कॉन्सेप्ट इसमें जो यूज होगा दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ SHM. इसमें हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ SHM. Soham, your answer is correct. एक मिनट, वेट टाइम, मैं थोड़ा सा गलत ऑप्शन देख रहा हूँ. नहीं नहीं, सही नहीं है आपका आंसर सोहम, है ना. मैं चेक करता हूँ एक मिनट. हाँ, रचिता, अनिका, गौरी, आपके आंसर सही है. सारा सही है आपका आंसर. अनिका, रचिता, आंसर सही है आपके. Chetna, your answer is correct. ठीक है ना. तो काफी स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं इसका. तो आप इसको ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, है ना, कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे. तो आंसर जो करेक्ट इसका है दैट इज द सी ऑप्शन इज करेक्ट.
है ना, कि एम्पलीट्यूड का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। तो जैसे सेकंड जो इक्वेशन है इसका एम्पलीट्यूड तो एक ही है, तो 5 एम्पलीट्यूड होगा, तो सेकंड का हम A2 तो सीधे लिख सकते हैं 5 पे। A2 इक्वल टू जो होगा वो 5 है ना, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, इसका एम्पलीट्यूड 5 है। एक्चुअली ये जो है ना ये कॉम्बिनेशन ऑफ SHM है, तो पहले तो कॉम्बिनेशन करके इक्वेशन निकालना पड़ेगा कि जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे दो SHM को, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट SHM। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट SHM क्या होगा इसका, है ना, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट SHM। और वो निकालने के लिए नॉर्मली हम यूज करते हैं वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर मेथड से करते हैं। तो आपको पता है कि इसको पहले स्प्लिट करके आप लिख दो कि दो अलग अलग SHM है, एक है 5 sin 2 pi t, उससे आपने कंबाइन कर दिया 5√3 cos 2 pi t। अब इन दोनों का जब कंबाइन करेंगे तो रिजल्टेंट SHM क्या होगा ये निकालना है। तो इसको थोड़ा सा अगर मैं ऐसा लिख दूं 5 sin 2 pi t प्लस 5√3, कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो sin 2 pi t प्लस π/2 हो जाएगा। साइन और कॉस में π/2 का ही तो डिफरेंस होता है ना, कि sin 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना। तो मैंने चूंकि कंपेयर करना है ना, तो कंपेयर तो हम तभी कर सकते हैं या तो दोनों साइन में हो या दोनों कॉस में हो। तो आप देखो इसका जो फेज है ये 2 pi t है और इसका फेज जो है वो 2 pi t प्लस π/2, तो मतलब दोनों में फेज डिफरेंस है। कि जो दो SHM है इन दोनों का फेज सेम नहीं है, दोनों में फेज डिफरेंस है। तो मैं अगर फेज डिफरेंस निकालूं कि इन दोनों SHM में फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस है ना, एक मिनट जरा से थोड़ा सा इसको ठीक से करो कि मैं अगर ये निकालूं कि इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, तो मैं फेज डिफरेंस लिख सकता हूँ कि इन दोनों में जो फेज डिफरेंस होगा है ना ये π/2 होगा, क्योंकि एक का फेज 2 pi t है, एक का 2 pi t प्लस π/2 है। जब कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको निकालना है कि अब इसका रिजल्टेंट जो SHM बनेगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, उससे एम्पलीट्यूड भी आ जाएगा। तो उसके लिए मैंने बताया था ऐसे करते हैं कि फर्स्ट SHM का एम्पलीट्यूड जो है वो 5 है, आप बना लो ऐसे। पहले और दूसरे में π/2 का एंगल है, तो दूसरा SHM को हम ऐसा प्लॉट कर लेंगे, ये आपका है 5√3 और दोनों के बीच में एंगल π/2 हो गया, 90 डिग्री एंगल पे आ गए ये। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो गया, π/2 हो गया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होगा वो ये हो जाएगा। तो इसके कॉम्बिनेशन का एम्पलीट्यूड अगर मैं इसको A1 ले रहा हूँ तो A1 का वैल्यू इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो A1 की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी √5² प्लस 5√3 का स्क्वायर, है ना, मतलब ये 10 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपका यहीं से सॉल्व हो गया है ना, कि एक का एम्पलीट्यूड अगर 5 है, एक का 10 है और एक का 5 है, तो 2:1 आंसर आ जाएगा। ये एंगल भी निकालना चाहूँ कि जो रिजल्टेंट SHM होगा उसका फेज क्या होगा 5, यहाँ से tan phi की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, tan phi इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, 5 कैंसिल, tan phi √3 आ गया, मतलब phi की वैल्यू 60 डिग्री होगी। 45। 60 बेटा, √3 है, हाँ सर हाँ। हाँ √3 है तो 60 डिग्री में π/3 आ जाएगा। वैसे तो जरूरत नहीं है, एक का एम्पलीट्यूड 10 आ गया आपका इसका कंबाइन करके और दूसरे का एम्पलीट्यूड 5 है, तो रेशियो तो 2:1 ही होगा, है ना, कि रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसलिए आपका 2:1 होगा। बेटा फॉर्मूला होता है जो sin 90 प्लस थीटा होता है ये cos थीटा होता है। तो फेज डिफरेंस का डायग्राम एक बार बताओगे? बताओ, लास्ट क्लास आपने अटेंड नहीं किया लग रहा है। sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, तो cos थीटा की जगह पे हम 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक से। कभी भी साइन या कॉस आता है ना, एक साइन है दूसरा कॉस है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस π/2 होगा। sin 90 minus theta is cos theta ना। 90 प्लस थीटा भी cos थीटा होता है। सर A2 तो इधर फाइव लिया वो समझा, तो A1 को फाइव नहीं लिख सकते थे Y1 से? नहीं लिख सकते थे क्योंकि इससे रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ SHM है, ये दो SHM हाँ हाँ सर। रिजल्टेंट SHM का आपको एम्पलीट्यूड पहले निकालना पड़ेगा, तो 5 लिखते फिर तो ये तो गलत है। समझा सर। तो सर हम y1 की इक्वेशन का जो सेकंड टर्म है उसको sin 2 pi t सॉरी उसको π/2 माइनस 2 pi t लिखते तो भी सेम ही आता आंसर। हाँ उससे भी सेम ही आता, फेज डिफरेंस तो π/2 ही होता है।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। भाई साइन या कॉस में फेज डिफरेंस π/2 का होता है। एक साइन है दूसरा कॉस है, लिखने की जरूरत भी नहीं थी आपको। अगर एक साइन आ जाए दूसरा कॉस आ जाए तो दोनों के बीच में एंगल π/2 का है ना, तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी इसे, तो मैंने बता दिया है ना। अब इसके बाद मैंने बोला कि एक का एम्पलीट्यूड 5 है, अब इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस π/2 है, तो दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे बना लेंगे, तो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 हो गया, तो पाइथागोरस से निकाल लिया मैंने ऐसे, तो 10 आ गया। ये एंगल कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो π/3 आ गया। अब आपसे कोई बोले कि इसको कंबाइन करके रिजल्टेंट का इक्वेशन आप लिखो, तो जो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड आप लिख दोगे वो 10 लिख दोगे इनटू साइन, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी, 2πt वाला टर्म कोई चेंज नहीं होगा। अब इसका जो फेज होगा वो यहाँ से आ गया +π/3 +π/3। तो अगर ये दो अलग अलग एसएचएम थे, दोनों को सम करके रिजल्टेंट एसएचएम का ये इक्वेशन आ गया, है ना। तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, कि एसएचएम को कंबाइन करके हम कैसे लिखते हैं, तो ये थोड़ा सा समझना होगा। हालांकि ये सब चीज़ की जरूरत नहीं थी, वो तो एम्पलीट्यूड ही चाहिए था आपको, तो 2:2। सर मतलब आपने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज किया ना कि x इक्वल्स a sin ओमेगा t प्लस फेज, तो हाँ ओमेगा वही यूज t किया, हमारा वही रहेगा, और आपने हाँ फेज को ढूंढ के वो डाला है वहाँ ऐसे। पुट कर दिया मैंने, ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही होता है, ए साइन है ना ω t+5, ये लिखा है मैंने। तो एम्पलीट्यूड ये आगे मतलब इस तरह के भी लिखा हुआ है, तो इसको हम इस तरह के फॉर्म में ला सकते हैं, देखने से नहीं लगता है कि एसएचएम है ये, ला सकते हैं, लाएंगे तो इस तरह से ले आएंगे इसे। एम्पलीट्यूड ढूंढ लिया, फाई ढूंढ लिया, फ्रिक्वेंसी तो सेम ही रहेगी कॉम्बिनेशन की, बिल्कुल सही बोल रहा है इसमें। तो ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जाम का, तो कई स्टूडेंट केयरलेसली अगर देखेंगे ना तो वो तो 5 देख लेंगे, अच्छा ये भी 5 बड़ा आसान है, तो 1:1 होगा। नहीं, इसको कंबाइन करके उसका कॉम्बिनेशन कैसे लिखना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड कितना, तो उस तरह से हम कर सकते हैं। कितने भी एसएचएम हो 4 5 10, सबको ऐसे वेक्टर मेथड से हम निकाल सकते हैं, है ना। कभी मैं कराऊंगा आपको एक क्वेश्चन जिसमें कि 4 5 6 कितने भी हो, फर्क नहीं पड़ता उससे, लाइक पॉलीगॉन लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन लगा देंगे, है ना, तो हम कर सकते हैं ऐसा। तो दिस वे वी कैन सॉल्व इट। सर इसका एम्पलीट्यूड जो आपने ये वाली जो इक्वेशन लिखी है रिजल्टेंट वाली, ये आपने किसके लिए लिखी है, y1 के लिए ना? y1 के लिए सारा y1 ही तो कंटिन्यू है। ठीक है। ये जो इक्वेशन थी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकली भी जब सॉल्व करेंगे ना मैथमेटिकली, तो ये चीज आ जाएगी, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री बड़ी मुश्किल काम है कर पाना, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकली भी करेंगे तो यही चीज आ जाएगी। मैथ्स वाले स्टूडेंट थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री जिसको ज्यादा आता होगा, तो जब कंबाइन करेगा तो ये आ जाएगा, लेकिन हम सिंपल सा वेक्टर से कर लेंगे इसे, तो सिंपल वी कैन सॉल्व इट। ज्ञात आ जैसे ओके। अभी एक और क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, वो भी इंपॉर्टेंट है काफी। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दो आपस में।
सारा सही है आपका आंसर, दिवेश सही है। हाँ दिवेश सही है, रेहान सही है, रचिता सही है आपका आंसर, चेतना योर आंसर इज करेक्ट, श्रीमती योर आंसर इज करेक्ट, श्रुति सही है, गौरी करेक्ट आंसर, तलहा योर आंसर इज करेक्ट, सही है प्राची योर आंसर इज करेक्ट, मोस्टली सही है आपने आंसर दिया हुआ है ना, मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर सही है, सही है। हाँ आदर्श योर आंसर इज करेक्ट, साहिल सही है आपका आंसर, ठीक है ना, मोस्टली स्टूडेंट जो आंसर कर रहे हैं ना दे हैव सेंड मी दिस आंसर, सी सही है। तो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ किसी फ्रेश पेज पे, तो भाई इसकी दो अप्रोच से हम सॉल्व कर पाएंगे ना, है ना। तो गौतम सही है आपका आंसर, दो अप्रोच से करते हैं हमसे। इसने बोला टाइम पीरियड 8 सेकंड है एसएचएम का, टी इक्वल टू 0 पे ये मेन पोजीशन पे था, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इन द फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड कितना होगा, ये डिस्टेंस पूछा हुआ है। मैं जस्ट इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा ठीक से करूं, है ना, इसको थोड़ा ठीक से मैं समझाना चाहता हूँ, वैसे आपने कर लिया है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको मैं समझाना चाहता हूँ कि आप कैसे, है ना। तो इसने बोला कि भाई फर्स्ट सेकंड और उसमें कितना होगा, तो पहले तो मैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से जाता हूँ। तो आपको होता है कि मीन पोजीशन अगर 30 पर 0 पे अगर मीन पोजीशन में है तो इसका इनिशियल फेज 0 हो जाएगा, तो मतलब इसकी इक्वेशन हो जाएगी ए साइन ओमेगा टी, है ना। ये क्या हो जाएगा इसलिए आपका ए साइन ओमेगा टी, और पहले जो पोजीशन इसकी x1 होगी, तो मान लो ये मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, तो 1 सेकंड में यहाँ पे पहुंच गया, तो 1 सेकंड में इसकी पोजीशन सपोज x1 पे आ गया, तो x1 आप निकाल लो, ये हो जाएगा a इंटू साइन ओमेगा की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टाइम पीरियड, है ना, इंटू टाइम, ऐसा हो जाएगा। और इसने टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है बेसिकली आपका 2 पाई बाई 8, है ना, और टाइम आपको 1 सेकंड आ गया, तो मतलब 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, ये a बाई रूट 2 कर लेगा, मतलब यहाँ पे x1 की वैल्यू a बाई रूट 2, ये तो 1 सेकंड में आपने ले लिया, है ना। आफ्टर 2 सेकंड हम ले लेते हैं, तो 2 सेकंड में बस यहाँ पे 2 ही तो पुट करना है, तो यहाँ से 2 सेकंड बाद सपोज ये x2 पे पहुंच गया, है ना, x1 x2 हम यहाँ पे ऑरिजिन से मेजर कर रहे हैं, है ना। तो 2 सेकंड में x2 आप ले लो, तो x2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी a साइन 2 पाई बाई 8, तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे टाइम की वैल्यू 2 सेकंड हो गई, है ना। तो आपको होता है ये आपका यहाँ पे सॉल्व होके आपका पाई बाई 2 हो जाएगा, मतलब ये एम्पलीट्यूड पे पहुंच चुका है ना, मतलब ये प्लस ए पे पहुंच गया यहाँ पे, राइट, तो एम्पलीट्यूड पे पहुंच गया। तो लेकिन ये बोल रहा है कि भाई ये तो पूरे 2 सेकंड बाद वहां पे पहुंचा, लेकिन वो जो रेशियो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि फर्स्ट सेकंड में अगर यहाँ था और सेकंड सेकंड में यहाँ पे था, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, है ना। तो निकालेंगे हम इसमें कि फर्स्ट सेकंड में तो इसने जो ट्रेवल किया है वो a बाई रूट 2 किया है, सेकंड सेकंड में जो ट्रेवल किया है वो a माइनस a बाई रूट 2 किया है। भाई ये तो पूरा ऑरिजिन से था ना 2 सेकंड वाला, लेकिन 1 और 2 के बीच में इसने इतने तो किया है, यहाँ से ये सारी चीजें कैंसिल, आपका जो आंसर आएगा वो 1 बाई रूट 2 माइनस 1 है। तो ये जस्ट मैंने इक्वेशन मुझे पता थी, मैंने इससे कर लिया,
है ना, इक्वेशंस पता थी तो इससे मैंने इसको क्या किया, सॉल्व कर लिया। आप फेजर से भी कर सकते थे, इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे फेजर से। कई स्टूडेंट फेजर भी प्रेफर करते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगता है उससे कर लो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना, कि भाई जो भी आपको सुटेबल लगता है उससे कर लो, जो आपको कन्वीनियंट फील होता है ना। तो हम फेजर से भी कर सकते हैं ऐसे, है ना। तो जब फेजर से आप करोगे तो जस्ट ऐसे एक डायग्राम बना लो, फेजर में यही तो होता है कि हम एक डायग्राम बना लेते हैं ऐसे, एक लाइन ऐसे खींचा, एक लाइन ऐसे खींचा, है ना। तो और इसके बाद जस्ट हम ये याद रखते हैं कि थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है, बस यही है ना। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है, ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है इनटू स्मॉल टी। मैं बोलता हूँ कि 1 सेकेंड में कितना एंगल ट्रेवल करेगा ये, तो वो तो एंगल θ1 ले लो आप, तो ये आपका हो जाएगा 2π/8 इंटू टाइम की वैल्यू आप 1 ले लोगे, तो जो एंगल होगा वो π/4 हो जाएगा। इट विल ट्रेवल द 45 डिग्री, हाँ 45 डिग्री ट्रेवल करेगा ये। मतलब 1 सेकेंड के बाद जो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल था वो यहाँ पे है ना, तो 1 सेकेंड के बाद ये यहाँ पे आ गया, और इसने जो एंगल ट्रेवल किया वो π/4 कर लिया, 45 डिग्री लिख लो। 2 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा ये, तो 2 सेकेंड में 90 कर जाएगा ये, 2π/8 इंटू 2, ये π/2 ट्रेवल कर जाएगा। मतलब 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल यहाँ पे आ गया, है ना। तो भाई एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है π/2, मतलब पूरा एंगल ट्रेवल कर जाएगा 90। तो ये यही तो पूछ रहा है। अब इसका प्रोजेक्शन SHM होता है, तो आप यहाँ पे प्रोजेक्शन ले लो। तो ये पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के बीच का रेशियो क्या होगा। तो आपको पता है इसका एम्पलीट्यूड ए होता है, तो ए का ये वाला जो कंपोनेंट होगा a/√2 तो हो जाएगा, और ये पूरा ए होता है, तो ये डिस्टेंस a - a/√2, दोनों का रेशियो आप निकाल लो, तो विल गेट योर आंसर। हाँ, ये 90 डिग्री ट्रेवल कर जाएगा। हाँ, तो 1 सेकेंड में यहाँ पे था, प्रोजेक्शन आपने ले लिया, तो डिस्टेंस का रेशियो आप निकाल लो, ये चीज आ जाएगी आपकी। तो जो भी आपको सुटेबल लगता है उससे हम सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा अप्रोच फास्टर होगा? फास्टर ये होता है फेजर। बाकी ओके सर। नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर आपको ट्रिक वगैरह अच्छे से आती है तो ये भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा तेजी से इससे होता है फेजर से। फेजर इज मोर फास्टर। पर गलती करने के कम चांसेस इसको करने से होंगे। फेजर से, फेजर में कभी गलती हो ही नहीं। ठीक है सर। ट्रिग्नोमेट्री में ना प्लस माइनस का चक्कर आ जाता है, क्योंकि आपकी अब हैबिट में उतनी रहती नहीं है ना, तो किस क्वाड्रेंट में है तो प्लस माइनस पे चक्कर हो जाता है, इसमें होगा ही नहीं, सब कुछ सामने दिखेगा आपको। तो फेजर से मिस्टेक्स भी नहीं होती और थोड़ा फास्ट भी होता है, तो इससे हम कर लेंगे। फेजर से मिस्टेक्स कभी नहीं होंगे, वो सब कुछ दिखेगा ना कहाँ जा रहा है पार्टिकल, तो दिस वे वी कैन सॉल्व, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। मेरे ख्याल से टाइम इज ऑल्सो ओवर, आई थिंक, हाँ 1:30 हो गया, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आई विल शेयर फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑल्सो, बस उसी को अभी भी आप अटेंड करो, एंड मॉड्यूल की थ्योरी पढ़ लो बस, है ना। मॉड्यूल में थ्योरी पढ़ो, अभी आप न्यूमेरिकल मत अटेम्प्ट करना, है ना। अभी आप यू कंसंट्रेट मोर ऑन ग्रेविटेशन, आई थिंक, जिसका टेस्ट है ना। और जैसे ओके सर, थैंक यू सर। क्लास अगर मैं अभी और लूंगा, उसके बाद आई विल से कि आप मॉड्यूल आप सॉल्व करो, है ना। तो तब तक आपके फिर डाउट्स के टाइम भी आ जाएंगे, है ना, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके सर। बाय बाय थैंक यू सर, सर। हो गया। बाय। हाँ बोलो बेटा। एसएचएम का थियरी पूरा हो गया है क्या? नहीं हुआ है बेटा, अभी कहाँ थ्योरी हुआ है, अभी तो बेसिक्स हुए हैं खाली। SHM की थ्योरी तो अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में नई थ्योरी पढ़ेंगे हम, स्प्रिंग, ओके सर। फिर डिफरेंट चैप्टर से इसका रिलेशन, क्योंकि SHM हर चैप्टर में घुसा होता है, इसके साथ खास बात ये है हर चैप्टर में घुसा हुआ है ना, ये थोड़ा है ना। फिर एंगुलर SHM आ जाएगा, अभी तो हम लीनियर पढ़ रहे हैं, है ना, तो हम कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप में, वो सॉल्व कर लेना आप सारे, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए क्लास में, जो रिमेनिंग क्वेश्चन आई विल सेंड इन द ग्रुप, वो सॉल्व कर लो। So that's all for today. Bye bye. हाँ देवेशी, थोड़ा सा मुश्किल है ये, लेकिन बाद में आसानी से हो जाएगा।
ना, बाद में आसानी से हो जाएगा। हाँ पूरा एम्पलीट्यूड ए है, तो ए से a माइनस √2 माइनस कर देंगे आप a/√2, तो बीच वाला डिस्टेंस आ जाएगी, है ना, पूरा एम्पलीट्यूड ए। सही बात।